India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को किया रद्द। कहा केंद्र सरकार ने हिरासत रद्द कर दी है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने हिरासत को दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार। कहा मेट्रो परियोजना में देरी के लिए राज्य सरकार ने जिद्दी रवैया अपनाया। कहा ये एक विकास मुद्दा है, राज्य सरकार इसमें राजनीति न लाए। गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची के रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और मजिस्ट्रेट पर जताई नाराजगी। मजिस्ट्रेट ने बच्ची का बयान आरोपी के सामने दर्ज किया था। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को पेश होने का आदेश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी और पुलिस को हॉकिंग गतिविधियों में शामिल सभी व्यक्तियों की जांच का दिया आदेश। विदेशी नागरिक या अवैध अप्रवासियों की होगी पहचान। अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता की ऑरेंज लाइन मेट्रो परियोजनाओं को पूरा करने में देरी करने के लिए फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने परियोजनाओं को पूरा करने में जिद्दी रवैया अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जयमाल्य बगची और न्यायाधीश विपुल पंचौली शामिल थे, इन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट के दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को चिंगारी घाटा जंक्शन पर मेट्रो पिलर के निर्माण के लिए 2 लगातार सप्ताहांतों में यातायात नाकेबंदी की तारीखों की पहचान करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने त्योहारों के कारण यातायात नाकेबंदी नहीं करने का बहाना बनाया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायाधीश बागची ने कहा, अपने आप ने हाईकोर्ट को बताया था कि त्योहारों के कारण पुलिस समर्थन नहीं दे सकते। आपके लिए विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण त्योहार है। हम एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को यह कहते हुए नहीं सुनना चाहते कि कृपया हमें बचाएं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, यह एक विकास मुद्दा है, इसे राजनीति में न घसीटें। राज्य सरकार ने यातायात सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की चिंताओं का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय देने की मांग की, लेकिन न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों के गंभीर लापरवाही के बावजूद संयम दिखाया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह एक ऐसा मामला था जहां आपके मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को कुछ कार्रवाई का सामना करना चाहिए था। यह आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी की पूरी तरह से उपेक्षा है। यह परियोजना को राजनीतिक बनाने का एक प्रयास है जहां कोई मुद्दा नहीं है। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार का व्यवहार परियोजनाओं को पूरा करने में देरी करने का एक जानबूझकर प्रयास है। न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई और कहा कि मेट्रो परियोजनाएं अब समयबद्ध तरीके से पूरी होगी। राज्य सरकार के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, लेकिन न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में 4 साल की मासूम बच्ची के रेप के मामले में पुलिस और न्यायिक मजिस्ट्रेट के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने जब बच्ची का बयान दर्ज किया तब आरोपी उसके बेहद नजदीक खड़ा था, जो कि बेहद चिंताजनक है। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर और जांच अधिकारी को पूरे रिकॉर्ड के साथ बुधवार को पेश होने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार के एजी से पूछा कि उनके कैडर में कितनी महिला पुलिस अधिकारी हैं।
कोर्ट ने इस केस की गुरुग्राम पुलिस के बजाय जांच सीबीआई या एसआईटी से कराए जाने की बच्ची के माता पिता की मांग पर नोटिस जारी किया और पुलिस से भी स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। इसके अलावा कोर्ट ने सेशन कोर्ट गुरुग्राम से कहा कि वो उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण से जिसने बच्ची का बयान दर्ज किया था। कोर्ट ने इस बच्ची के माता पिता के हलफनामे की सीलबंदी कवर में रखने को कहा। फिलहाल कोर्ट 25 मार्च को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। गुरुग्राम में 4 साल की मासूम बच्ची के रेप के मामले में सीबीआई या एसआईटी ने जांच कराए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले को शुक्रवार को वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सीबीआई के सामने मेंशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने उनकी हिरासत रद्द कर दी है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने उनकी हिरासत को गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश अरविंद कुमार और पीवी बरावले की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार ने 14 मार्च को वांगचुक की हिरासत रद्द कर दी, इसलिए अब इस मामले में कुछ भी बचा नहीं है। वांगचुक ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत लगभग आधे अधिकतम अवधि की हिरासत काट ली थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी हिरासत रद्द करने का फैसला किया। वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने हिरासत को चुनौती देते हुए कहा था कि वांगचुक को उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए सभी संबंधित दस्तावेज नहीं दिए गए थे। इस बात पर विवाद था कि प्रशासन ने वांगचुक को उनके भाषणों के वीडियो दिए थे या नहीं। प्रशासन ने दावा किया था कि उन्होंने वांगचुक को एक पेन ड्राइव में वीडियो दिए थे, लेकिन कोर्ट ने पूछा कि क्या वांगचुक को वास्तव में उन्हें देखने का अवसर मिला था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि प्रशासन वांगचुक के भाषणों को बहुत अधिक अर्थ निकाल रहा है। बेंच ने भाषणों के अनुवाद में कुछ विसंगतियों को भी उजागर किया था, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को संबोधित करना चाहता था। इसके बाद मामला समय समय पर स्थगित किया गया था, जब तक कि केंद्र सरकार ने हिरासत रद्द नहीं कर दी। वांगचुक की हिरासत को लेकर कई सवाल उठाए गए, जिनमें से एक ये भी था कि क्या उनकी हिरासत वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी या नहीं। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कहा कि उनकी हिरासत गैर कानूनी है और उन्हें राजनीतिक कारणों से हिरासत में लिया गया है। वहीं मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर रिया कुमारी। क्या जानकारी आपके पास, रिया? नमस्कार। हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट केस के बारे में, गीतांजलि जे अंगमो वर्सेस यूनियन इंडिया, जिसमें ये केस सीधे तौर पर जुड़ा था लद्दाख के फेमस सोनम एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की नजरबंदी से। 26 सितंबर 2025 को लेह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के तहत अरेस्ट किया था। ये सब तब हुआ जब लद्दाख में 8 और 6 शेड्यूल की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गई थी, जिसमें 4 लोगों की जान गई और 90 लोग जख्मी हुए थे। वांगचुक को राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था और उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उनके तरफ से पेश हुए। आज जस्टिस अरविंद कुमार एंड जस्टिस पीबी वार्ले की बेंच ने ये पिटीशन डिस्पोज कर दी, मतलब पिटीशन को खत्म कर दिया। इसका वजह था कि 14 मार्च 2026 को ही, यानी कोर्ट के हियरिंग से ठीक 3 दिन पहले, यूनियन गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक की नजरबंदी को खुद ही रिवोक कर दी थी। सरकार ने कहा कि वांगचुक एनएसए के अंडर मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड का काफी हिस्सा भुगत चुके थे। कोर्ट ने क्लियरली कहा इस केस में डिसाइड करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है और पिटीशन को करार देते हुए डिसमिस कर दिया। धन्यवाद रिया, जानकारी देने के लिए आपका। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा आरोपियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर दिशा निर्देश बनाने की मांग वाली याचिका का निस्तारण कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाल ही में पीयूसीएल से जुड़े एक मामले में राज्यों को पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग के लिए दिशा निर्देश बनाने का निर्देश दिया गया है, जिनमें सोशल मीडिया पोस्टिंग भी शामिल हो सकती है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता उन दिशा निर्देशों को तैयार होने का इंतजार करे। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने याचिका वापस ले ली। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने की। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पुलिस द्वारा आरोपियों की हथकड़ी लगे
रस्सियों से बंधे परेड कराए जाते या घुटनों के बल बैठाए गए फोटो सोशल मीडिया पर डालना उनकी व्यक्तिगत गरिमा का उल्लंघन है। इससे जनता में पूर्वग्रह भी पैदा होता है और मीडिया ट्रायल को बढ़ावा मिलता है। याचिका में विशेष रूप से गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम और छत्तीसगढ़ पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर चिंता जताई गई। कोर्ट की टिप्पणी में कहा गया कि पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग जिम्मेदार और निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसी ना तो पीड़ित के पक्ष में होती है और ना ही आरोपी के। जस्टिस बागची ने कहा कि जांच एजेंसी का कर्तव्य केवल सत्य का पता लगाना है और मीडिया ट्रायल से न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि भले ही पुलिस पर नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश बनाए जाएं, लेकिन तीसरे पक्ष, खासतौर पर मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा फैलाए गए नैरेटिव से वातावरण दूषित हो सकता है। याचिकाकर्ता ने बताया कि मीडिया ट्रायल का मुद्दा पहले सहारा बनाम सेवी 2012 में उठाया गया था। इस पर जस्टिस बागची ने टिप्पणी की थी कि वह फैसला अधिक सरल समय में आया था, जब सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं था। सीजीआई कांत ने कहा कि आजकल लोग दुर्घटनाओं में मदद करने के बजाय वीडियो बनाने में अधिक रुचि दिखाते हैं, जो समाज में बदलती प्रवृत्ति को दर्शाता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुख्यधारा मीडिया काफी हद तक जिम्मेदार है, लेकिन कई वर्चुअल टैबलॉइड्स ब्लैकमेलर की तरह काम कर रहे हैं। इस पर सीजीआई ने टिप्पणी की कि ऐसी ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थिति पैदा करती है। हालांकि अभी कानून में इसे अपराध के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि वह पुलिस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आम जनता तीनों को शामिल करते हुए एक व्यापक याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में वक्त है छोटे से ब्रेक का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस सरकारी अधिकारी ने अपनी आय से ज्यादा संपत्ति जमा की हो, उसकी मौत के बाद भी बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट 2009 के तहत उसकी पत्नी, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, उसके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई जारी रखी जा सकती है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने पटना हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आरोपी अधिकारी की मौत के बाद बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट 2009 के तहत उसकी पत्नी के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई खत्म हो गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से असहमति जताई। यह मामला बिहार सरकार द्वारा रविंद्र प्रसाद सिंह नाम के सरकारी अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई सतर्कता जांच से जुड़ा है। रविंद्र प्रसाद सिंह पर 1975 से 2009 के बीच अपनी आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय दंड संहिता के तहत 2 एफआईआर दर्ज की गई। जांच के बाद 2009 में एक चार्जशीट दायर की गई। इसके बाद बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट 2009 के तहत संपत्तियों की जब्ती की गई, कार्रवाई शुरू की गई। न केवल आरोपी अधिकारी को बल्कि उनकी पत्नी सुधा सिंह को भी नोटिस जारी किए गए, जिनके नाम पर कई संपत्तियां थी। 2013 में अधिकृत अधिकारी ने विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने का यह पाते हुए आदेश दिया कि पत्नी द्वारा दावा की गई आय और निवेश, जो कथित तौर पर सिलाई और टेलरिंग के काम से हुई, के समर्थन में कोई विश्वसनीय सबूत नहीं थे। प्राधिकरण ने सेवा नियमों के पालन न होने का भी संज्ञान लिया। इसके तहत सरकारी कर्मचारी के लिए अपनी संपत्तियों का खुलासा करना अनिवार्य होता है। राबड़ी देवी ने लैंड फॉर जॉब मामले में प्रोसिक्यूशन द्वारा इस्तेमाल नहीं किए गए दस्तावेजों की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। एक ट्रायल कोर्ट ने 19 मार्च को राबड़ी देवी और लालू प्रसाद की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने सीबीआई से उन दस्तावेजों की मांग की थी जो जांच एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में शामिल नहीं किए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है और जस्टिस मनोज जैन ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। राबड़ी देवी के वकील ने तर्क दिया कि अनरिकॉर्ड डॉक्यूमेंट तक पहुंच जरूरी है, ताकि वे गवाहों को प्रभावी ढंग से जिरह कर सकें, खासकर उन गवाहों को जो प्रोसिक्यूशन के पक्ष में है। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रोसिक्यूशन द्वारा इस्तेमाल नहीं किए गए दस्तावेजों को पाने का कोई स्वतः अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी को पहले अपने आरोप पत्र में शामिल दस्तावेजों के आधार पर सबूत पेश करने होंगे और अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स की मांग जिरह के लिए पूर्व शर्त नहीं हो सकती। यह मामला लालू प्रसाद यादव पर रेलवे मंत्री रहते हुए जमीन के बदले नौकरी देने के आरोपों से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू यादव ने अपने परिवार के सदस्यों को जमीनें दिलाई और इसके बदले में रेलवे में नौकरियां भी दी।
यादव परिवार ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई के अनुसार कई नौकरी चाहने वालों या उनके रिश्तेदारों ने पटन और अन्य स्थानों पर जमीनें लालू यादव के परिवार के सदस्यों और जुड़े हुए संस्थानों को बेची या गिफ्ट की बिना किसी सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की। यह एक क्विड प्रो क्विड व्यवस्था का हिस्सा था। दिल्ली हाईकोर्ट में राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया कि जांच एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में जिन दस्तावेजों को शामिल किया वे ही मामले की जांच के लिए जरूरी है। सीबीआई ने कहा कि अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स की मांग करना जांच को प्रभावित कर सकता है। हालांकि राबड़ी देवी के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के पास यह जानने का अधिकार है कि जांच एजेंसी ने किन दस्तावेजों को छुपाया है और क्यों। उन्होंने कहा यह मामला निष्पक्ष जांच और न्याय के हित में है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका या बीएमसी को निर्देश दिया है कि वह मुंबई में हॉकिंग गतिविधियों में शामिल सभी व्यक्तियों की व्यापक जांच करे जिनमें विदेशी नागरिक या अवैध प्रवासी शामिल हैं। न्यायालय ने बीएमसी और पुलिस को निर्देश दिया कि वे सभी स्टॉलों का निरीक्षण करें, हॉकर्स और उनके सहायकों की पहचान सत्यापित करें और चेतावनी भी दें कि अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। न्यायाधीश अजय एस गडकरी और कमल खार खाता की डिवीजन बेंच ने बीएमसी को निर्देश दिया है कि वे शहर में सभी स्टॉलों की व्यापक जांच करें, चाहे वे अस्थायी हो या स्थायी, और जिनमें पैदल यात्रियों या वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न होती है। न्यायालय ने कहा बीएमसी और पुलिस तुरंत सभी व्यक्तियों की पहचान की व्यापक जांच करें जिनमें बांग्लादेशी या गैर भारतीय निवासी नागरिक शामिल हैं जो स्टॉल संचालित करते हैं या विक्रय या हॉकिंग गतिविधियों में शामिल हैं या ऐसे स्टॉल धारकों, विक्रेताओं या हॉकर्स के सहायकों या मददगारों के रूप में काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अवैध अप्रवासी पाया जाता है तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी जिसमें सक्षम अधिकारियों द्वारा पुनर्वास के लिए कदम उठाए जाएंगे। न्यायालय ने चेतावनी दी कि अगर आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि विदेशी नागरिक घुसपैठ कर रहे हैं और स्थानीय हॉकर्स के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। जब एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देने के लिए स्थगन की मांग की तो न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि लगातार लिटिगेशन के कारण स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के कार्यान्वयन में 7 साल की देरी हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा में मिली एक प्राचीन जैन प्रतिमा को प्रयागराज के सेंट्रल म्यूजियम में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने प्रतिमा के स्वरूप, प्रकृति और उससे जुड़े जैन समुदाय, दिगंबर या श्वेतांबर संप्रदाय की पहचान तय करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने को कहा है। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि प्रतिमा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसे 9वीं-10वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। इसके साथ ही जैन समुदाय के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के बीच इसकी पहचान को लेकर संवेदनशील विवाद है, इसलिए पहले चरण में इसे सुरक्षित संरक्षण में रखा जाना आवश्यक है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रतिमा को सेंट्रल म्यूजियम प्रयागराज में सुरक्षित रखा जाए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समन्वय से एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए जो प्रतिमा की ऐतिहासिक अवधि, प्रकृति और सांप्रदायिक पहचान का अध्ययन करे। मामले में दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के बीच प्रतिमा पर दावा किया जा रहा है। प्रारंभिक सर्वे में एएसआई ने संकेत दिया था कि प्रतिमा श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित हो सकती है, लेकिन बाद में हुई जांच में इस संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल सका। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि परजूरी क्या होता है। आइए जानते हैं पर्जरी के बारे में। जब कोई इंसान कोर्ट में ओथ लेकर जानबूझकर गलत स्टेटमेंट देता है या फेक एविडेंस क्रिएट करता है, उसे पर्जरी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट भारतीय न्याय संहिता 2023 में कवर होता है। सेक्शन 227 गिविंग फॉल्स एविडेंस यानी नोइंगली ओथ पे झूठ बोलना, सेक्शन 228 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस यानी फेक प्रूफ क्रिएट करना। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में पर्जरी के लिए सेक्शन 229 के अनुसार 7 साल तक की इम्प्रिजमेंट और फाइन का प्रावधान है। बीएनएसएस
2023 के सेक्शंस 215 और 379 भी रेलेवेंट है। यहाँ कोर्ट खुद डिसाइड करती है कि पर्जरी का प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना है या नहीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेम्स कुंजवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में ये क्लियर किया है कि हर गलत स्टेटमेंट पर्जरी नहीं होता, सिर्फ इंटेंशनल और डिलिबरेट झूठी पनिशेबल है। सिंपल शब्दों में कहें तो कोर्ट को मिसलीड करने के लिए झूठ बोलना सिस्टम को क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए लॉ इसे स्ट्रिक्टली डील करता है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.